Hello everyone. So today we will discuss chemistry paper for JEE Advance. Uh, and we will see how many questions were easy, how many questions were average or very difficult. So let us start. At first we can start with paper 1. Our first question was, if distribution of molecular speed of gas is as per figure shown below, then ratio of most probable speed and most probable speed, the average and the root mean square speed respectively. What should be the ratio? इसका रेशियो पूछा गया है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड स्पीड का ग्राफ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में ग्राफ देके यदि ग्राफ नहीं दिया रहता तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देते, जो यू एवरेज का फॉर्मूला होता है, यू आर एम एस का जब फॉर्मूला होता है, यू मोस्ट प्रोबेबल का जब फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पे ग्राफ देने के क्वेश्चन में दिखाना चाह रहा है कि आपको ग्राफ पे कंसंट्रेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है बिल्कुल सिमेट्रिक है, जितना लाइन इधर है उतना ही लाइन इधर है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो ये होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये होगा। अब इधर वाले स्पीड का, इसके लेफ्ट वाले स्पीड का और इधर वाले राइट वाले स्पीड का आप एवरेज कैलकुलेट करोगे तो बीच में ही आएगा, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों बराबर होगा। यू एवरेज और यू एमपीएस बराबर होगा, यानी कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब बच गया दो ऑप्शन, ए और बी। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो स्पीड होता है जहां पे मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का स्पीड होता है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज द स्पीड contained by maximum number of molecules. This is most probable speed. और एवरेज स्पीड हम लोग इसको क्यों बोले? क्योंकि इस सारे स्पीड्स का हम लोग एवरेज लेंगे तो ये ग्राफ सिमेट्रिक है, तो ये बीच में आ जाएगा एवरेज स्पीड, इसलिए दोनों इक्वल है। ये हो गया पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड क्या होता है? आरएमएस स्पीड इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज ऑफ u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर। इसको आप एवरेज करेंगे स्पीड के स्क्वायर को डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यू आर एम एस जो होगा, यू आर एम एस लोअर स्पीड वाले के लिए ये सब का वैल्यू तो कम होगा, लेकिन जो हायर वैल्यू है उसका वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यू आर एम एस का वैल्यू 1 नहीं हो पाएगा, 1 से ज्यादा होगा। ए और बी में हम लोग को क्या देखना है कि ए 1 क्यों नहीं हुआ, 1.224 क्यों होगा। तो ये जो आप एवरेज लेंगे स्क्वायर्स का, तो ये लो स्पीड रीजन है और ये हाई स्पीड रीजन है। तो हाई स्पीड रीजन वाले का स्क्वायर और भी ज्यादा हो जाएगा, इस कारण से यू आर एम एस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट्स O2 अपॉन हाइड्रोलिसिस। तो ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ये फिजिकल का क्वेश्चन था और फिजिकल का बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो जो सिर्फ फॉर्मूला याद किए होंगे उनसे एक क्वेश्चन सही नहीं हुआ होगा, जो कॉन्सेप्ट समझे होंगे उन्हीं से क्वेश्चन सही हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन में इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। तो इनऑर्गेनिक में O2 अपॉन हाइड्रोलिसिस 3 कंपाउंड दिया हुआ है, एस ब्लॉक का और एक है ई ब्लॉक का। तो ये बिल्कुल रिएक्शन बेस्ड है और इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है। ये सब है पेरोक्साइड, लास्ट दो है पेरोक्साइड, ये है सुपर ऑक्साइड। और Pb3O4 इज ए मिक्स्ड ऑक्साइड। Pb3O4 कैन नॉट रिएक्ट विथ वाटर, Pb3O4 वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। KO2 का ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होता है, तो KO2 H2O से रिएक्ट करके KOH भी बनाता है, H2O भी बनाता है और O2 भी बनाता है।
तो करेक्ट आंसर इज बी। Na2O2 और Li2O2 वाटर से रिएक्ट करके सिर्फ H2O2 बनाएगा, O2 लिबरेट नहीं कर पाएगा। O2 लिबरेट नहीं कर पाएगा, तो ये बना लेगा Na, दैट इज NaOH प्लस H2O। H2O2 बनाता है, O2 लिबरेट नहीं करता है। सिमिलर रिएक्शन इज वैलिड फॉर Li2O2। तो इसका आंसर हो गया बी। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन था। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इनऑर्गेनिक से आया, और ये मतलब कोई भी इनऑर्गेनिक का प्रैक्टिस किए होंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस का, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक कलरलेस क्वेश्चन, सॉरी कलर एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स नाइट्रेट्स ऑफ टू मेटल। नाइट्रेट्स बोला है एक्स और वाई का, एक्स और वाई आइडेंटिफाई करना आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर इट वाज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl में एक्स और वाई को ऐड कर रहे हैं तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जा रहा है। दिस प्रेसिपिटेट वाज फाउंड टू बी पार्शियली soluble in hot water to give a residue Y and a solution Q. The residue P was soluble in aqueous NH3 and in excess sodium thiosulfate। ये लाइन लिखते ही क्वेश्चन हिंट कर दिया कि आपको सिल्वर का रिएक्शन के बारे में सोचना है, और यहाँ पे ये भी दे दिया है कि एक्स और वाई नाइट्रेट है और NaCl से व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है। तो ये हिंट कर रहा है सिल्वर की तरफ, क्योंकि सिल्वर का जो क्लोराइड होता है AgCl वाटर इनसॉल्युबल होता है, और वो हॉट वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो AgCl पे इंडिकेशन जा रहा है कि जो हॉट सॉल्यूशन है Q का, वो येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है Ki के साथ। तो Pb2+ का Ki के साथ बहुत ही फेमस रिएक्शन है। Pb2+ प्लस Ki PbI2 बना देता है, वो येलो होता है। तो एक क्वेश्चन से हम लोग को हिंट मिल गया कि Ag और Pb होगा। यहाँ से सबका रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। X और Y, X यदि Ag NO3 ले लें और Y ले लें PbNO3 हॉल ट्वाइस, A NaCl के साथ रिएक्ट करके बना लेगा AgCl जो कि प्रेसिपिटेट होता है। A भी बना लेगा PbCl2। PbCl2 is insoluble in cold water, but it is soluble in hot water। हॉट वाटर में A soluble होता है, लेकिन AgCl insoluble होता है। फिर AgCl तो मतलब यानी कि AgCl P हो गया, और PbCl2 का जो सोल्यूशन बन गया वो Q हो गया। अब P को बोला है कि एक्वस NH3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। एक्वस NH3 के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स, soluble कॉम्प्लेक्स बन जाएगा AgNH3 हॉल ट्वाइस Cl। दिस इज soluble कॉम्प्लेक्स ऑफ सिल्वर। एंड यदि हम लोग एक्सेस सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, इसका रिएक्शन बहुत फेमस होता है, बन जाता है Na3AgH2O3 हॉल थ्राइस। ये भी soluble होता है, ये दो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। The hot solution gave yellow precipitate। अभी जो हॉट सॉल्यूशन है, ये जो हॉट सॉल्यूशन है PbCl2 हॉट वाटर में ऐड करने के बाद, इस हॉट सॉल्यूशन को हम लोग Ki के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा PbI2। PbI2 येलो प्रेसिपिटेट होता है। These are reaction of this question। इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर एंड Pb। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएंगे तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। अभी तक 3 क्वेश्चन में, एक फिजिकल का था, 2 इनऑर्गेनिक का था। 4 है ऑर्गेनिक का, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पिक्चर देख के सिर्फ डरा दिया गया है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया हुआ है। उसे पहचानना है कि कौन कौन सा आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। आइडेंटिकल मॉलिक्यूल इसमें कौन कौन है ये आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन जब भी दिया रहता है
तो उसको मार्क कर लेना चाहिए। ए वाला कार्बन को हम लोग 1 ले लिए और जो सर्कल वाला कार्बन है उसको 2 ले लिए। तो 1 पे देखेंगे हम लोग, तो 1 पे CH3 है, CH3 है, 1 पे 2 CH3 है और एक C2H5 है, मतलब CH2 CH3 है। ये जो रेड मार्क से दिखाया है 1 है और ये जो है सर्कल है वो 2 है। अब 2A1 था, अब 2 सर्कल से दिखाए हैं, ये 2 है, ये 1 है। अब 2 जो है, 2 पे क्या क्या है, तो 2 पे आप देखेंगे तो है 2 पे OH, 2 पे है OH और क्या है 2 पे है 2 CH3, एक CH3 इधर लिख दिए, एक CH3 इधर लिख दिए। ये स्ट्रक्चर हो गया P का। अब इसको देखते हैं, इसको ऐसे ही हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। इसका A1 और 2 सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखाया गया है, नंबरिंग नहीं किया हुआ है। 1 2 का वापस हटा के इसका नंबरिंग कर सकते हैं। इसी मेथड से आप Q का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इसी मेथड से R का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इसी मेथड से S का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और फिर सबका IPSC नॉमेनक्लेचर लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा कि Q और R का स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, Q और R का स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है। जैसे आप इसका देखेंगे तो इस पे कार्बन पे C2H5 है और A है। यदि आप IPSC नॉमेनक्लेचर के थ्रू नहीं भी जाते हैं तो भी ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। यहाँ पे CH2 CH3 है, इस वाले कार्बन का बात कर रहे हैं। इस वाले कार्बन पे एक A ग्रुप है, तो इस पे 2 CH3 था, एक OH था, CH था, C2H5 था और बगल वाले कार्बन पे जो अंदर गया है, सर्कल से दिखाया गया है, उस पे 2 हाइड्रोजन है और CH3। वैसे आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे तो इस पे 2 CH3 है और उसी कार्बन पे OH है, इस पे 2 CH3 है, उसी पे OH है, यहाँ पे OH लिख दिए। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है CH, फिर 2 C2H5 है। अब देख सकते हैं ए वाला स्ट्रक्चर और ए वाला स्ट्रक्चर दोनों सेम है, Q एंड R आइडेंटिकल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, इसको इजी कैटेगरी में रखेंगे, जो कि यदि कोई भी स्ट्रक्चर ओपन करके देख लेगा तो उसका आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, जो कि ऑर्गेनिक का है, विच IPSC नॉमेनक्लेचर जनरली जेईई एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट इस बार IPSC नॉमेनक्लेचर पे पूछा है। तो आप देखेंगे मतलब IPSC करेक्ट IPSC नेम क्या है। करेक्ट IPSC नेम के लिए हम लोग इसका देख सकते हैं। सबसे पहले बोला है 3-इथेनाइल। यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप ओइक एसिड है, ओइक एसिड से नंबरिंग हमेशा स्टार्ट करते हैं। ओइक एसिड से यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, यहाँ पे 2 पे हाइड्रोक्सी है, देखिए 2 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे इथेनाइल ग्रुप है, ये हो जाएगा 4 पे मिथाइल ग्रुप है और 3 पे आइन इन है, डबल बॉन्ड है, 5 पे आइन है, ये हो गया 5, ये हो गया 6, 1 2 3 4 5 6 करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल, इसको इजी कैटेगरी में रखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था IPSC नॉमेनक्लेचर का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऑर्गेनिक का है। फिशर प्रोजेक्शन डी एर्थरोज का दिया हुआ है और डी एर्थरोज का यदि हम लोग सबसे पहले डी एर्थरोज का दिया हुआ है और इसमें 4 कंपाउंड दे दिया है। डी एर्थरोज का फिशर प्रोजेक्शन बोला है और बाकी सारे कंपाउंड का बेज प्रोजेक्शन दे दिया है। तो इसमें हम लोग बहुत जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ये भी आसान क्वेश्चन है। ये वाला जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन और इस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। व्हाट इज दिस, ये एस है तो आर हो जाएगा।
ऐसे इसका भी फाइंड आउट करेंगे तो इसका भी आर आ जाएगा, दोनों का कन्फिगरेशन आर आर आ जाएगा। सेकंड वाले का आर कैसे आया, सबसे सुपीरियर ग्रुप OH है, फिर ऊपर वाला ग्रुप ज्यादा सुपीरियर है तो 1 2 और फिर नीचे वाला ग्रुप तो 1 2 3। ए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एस होना चाहिए, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है इसलिए आर हो गया, तो दोनों का कन्फिगरेशन आर आ गया। अब इसमें हम लोग इसका कन्फिगरेशन फाइंड आउट कर लेंगे, इसका कन्फिगरेशन फाइंड आउट कर लेंगे और सब जगह यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सबका कन्फिगरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे एक का कन्फिगरेशन हम फाइंड आउट करके दिखा देते हैं, जैसे P है तो P में CHO है, वेज प्रोजेक्शन में कैसे फाइंड आउट करते हैं वो दिखा देते हैं। तो A है H, यहाँ पे है OH और इधर गया तो इधर आया OH और इधर क्या है H है और इधर आया OH। तो इसका कन्फिगरेशन फाइंड आउट करके देख लेते हैं। पहले यहाँ पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप H है जो कि डॉटेड लाइन पे है, OH सबसे सुपीरियर ग्रुप है, OH के बाद सुपीरियर ग्रुप CHO है, फिर ये वाला ग्रुप है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, फिर CHO, फिर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो जाएगा और वैसे इसका हम लोग कन्फिगरेशन फाइंड आउट करेंगे। ऐसे इसका कन्फिगरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका कन्फिगरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको हम लोग पहले इस कार्बन को ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे C पे H है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे ऐसे है OH और ये वाला जो ग्रुप है बहुत बड़ा ग्रुप है। इस ग्रुप का पहला आइटम कार्बन है, दूसरा आइटम ऑक्सीजन है और दूसरा आइटम कार्बन है, तो इस ग्रुप को G मान लेंगे। इसमें लोएस्ट प्रायोरिटी पे OH है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डॉटेड लाइन पे OH है, H थिक लाइन पे है, तो सबसे पहले लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो कि हाइड्रोजन है उसको वहां पे शिफ्ट कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। इसको एक्सचेंज करेंगे तो ये भी एक्सचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा OH। यहाँ पे आप जाएंगे तो ए वाला ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे आ गया G। अब इसका नंबरिंग कर लीजिए, सबसे सुपीरियर OH है, OH के बाद G है, फिर ए वाला ग्रुप है G और इसमें G ज्यादा सुपीरियर है क्योंकि G का पहला आइटम कार्बन, इसका ही पहला आइटम कार्बन इस ग्रुप का CH2OH का। इसका दूसरा आइटम है कार्बन और ऑक्सीजन, जबकि इसका दूसरा आइटम ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, सॉरी ऑक्सीजन है। तो ये जो ग्रुप हम लोग लिए थे वो ज्यादा सुपीरियर है, मींस G इज मोर सुपीरियर देन दिस ग्रुप। तो सबसे सुपीरियर हो गया OH, देन G, देन दिस। व्हाट इज दिस, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसको बोलेंगे R, ये भी R हो गया। तो दोनों R हो गया, यानी कि P और A दोनों आइडेंटिकल है, तो P का 2 हो जाएगा। P का 2 तीन ऑप्शन में दिया है। इसी मेथड से आप Q का चेक करेंगे तो Q का पहला कार्बन का कन्फिगरेशन R आएगा लेकिन दूसरे का S आ जाएगा, तो कोई भी एक कन्फिगरेशन चेंज होता है तो डायस्ट्रियोमर होता है। Q का 1 हो गया, बस आंसर आ गया C। ये भी ऑर्गेनिक का बहुत आसान क्वेश्चन था और इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, दैट इज फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। डेल्टा डब्ल्यू का जनरल फॉर्मूला जो होता है थर्मोडायनेमिक्स में वो होता है माइनस इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल डीवी, ये होता है जनरल फॉर्मूला, यहां भी दे दिया है। अब तो पहला क्वेश्चन पहला तो ऐसे सही हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि हम लोग वंडरवॉल के लिए एक ऐसा कैसे लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कोरिलेट करेंगे कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल जो होता है पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस का ये कंडीशन है कि डीपी टेंड्स टू जीरो होगा। डीपी टेंड्स टू जीरो होगा तो ऐसे प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। तो जब पी एक्सटर्नल को हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो डेल्टा डब्ल्यू आ जाता है माइनस पी एक्सटर्नल, सॉरी पी एक्सटर्नल की जगह हम लोग पी इंटरनल के टर्म में लिख सकते हैं, पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी इंटू डीवी। अब इस इंटीग्रेशन को यदि सॉल्व करें तो पी इंटरनल जो है कंटेनर में तो गैस है अंदर में, तो पी इंटरनल तो पी गैस ही हो जाएगा,
इंटू डी वी, और ये आ जाएगा माइनस प्लस डी पी इंटू डी वी। डी पी भी स्मॉल है, डी वी भी स्मॉल है, तो इस नेग्लिजिबल हो जाएगा। अब पी इंटरनल जो है वो क्या लिखेंगे? पी इंटरनल वन डर वाल गैस के लिए फॉर्मूला होता है पी प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। इसमें यदि हम लोग एन का वैल्यू 1 रख दें तो ये इक्वेशन बन जाएगा पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब यहाँ से हम लोग पी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ से पी का वैल्यू क्या आ जाएगा देख सकते हैं आप, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर बराबर आ गया आर टी बाई वी माइनस बी। यहाँ से पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो पी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे आर टी बाई वी माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर। ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन यूज हुआ है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यूज हुआ है। और रिवर्सिबल प्रोसेस है, कुछ भी हो सकता है, आइसोथर्मल भी हो सकता है, डेरिवेटिव भी हो सकता है, बट ये डीपी इंटू डीवी हम लोग टेंस टू 0 किए सिर्फ रिवर्सिबल के लिए। यदि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल रहता तो वहां पे पी एक्सटर्नल कांस्टेंट हो जाता और पी एक्सटर्नल इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता। तो हम लोग ये फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पे पी इंटरनल या पी गैस पुट किए हैं वो सिर्फ रिवर्सिबल के लिए ही पुट कर सकते हैं और इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। इरिवर्सिबल में पी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो इसमें बी और सी भी करेक्ट होगा, डी करेक्ट नहीं है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोल सकते हैं और बहुत ही बेसिक फॉर्मूला पे ट्विस्ट करके बस पूछ दिया है कि स्टूडेंट ये समझता है कि नहीं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या डिफरेंस है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विथ रिस्पेक्ट फिर ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया। पांच कंपाउंड है और इसमें बोला गया है कि एसिडिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। पहला ऑप्शन है एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1 इज ड्यू टू डिलोकलाइजेशन इन कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस बनाएंगे आप H प्लस हटा देंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा। नेगेटिव चार्ज के साथ तीनों के साथ रेजोनेंस करेगा। सही बोल रहा है। द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1 इज ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस में नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कंजुगेट बेस ऑफ 4 इज एरोमेटिक। यहाँ से H हटाएंगे तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 6 पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा 2 to 4 to 6। ये एरोमेटिक है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है। एरोमेटिक होने के कारण ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि इसका कंजुगेट बेस एरोमेटिक है। कंपाउंड 2 becomes more acidic when it has Na2H substrate। ये बेंजीन है, बेंजीन में हाइड्रोजन ऐसे लगा दिया है और बोल रहा है कि यदि हम लोग NO2 लगा दें कहीं किसी पोजिशन पे, मान लो यहाँ लगा देते हैं, तो NO2 माइनस एम इफेक्ट शो करता है। NO2 माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, उससे यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है कंजुगेट बेस का वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा माइनस आई माइनस एम से। तो ये भी सही बोला है। फोर्थ में बोला है कि सबका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। सबसे ज्यादा एसिडिक तो हो जाएगा 4 क्योंकि इसका कंजुगेट बेस एरोमेटिक है। 4 के बाद हो जाएगा, ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, 1 सबसे ज्यादा एसिडिक दिया है। 4 के बाद हो जाएगा 5 क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज बनाएंगे तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। 5 के बाद हो जाएगा 1, 1 के बाद होगा 2 और 2 के बाद हो जाएगा 3। दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसके बेसिस पे हम लोग इसका आंसर क्या क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट एंड थर्ड इज आल्सो करेक्ट बट फोर्थ इज रॉन्ग। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ऑर्गेनिक था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऑर्गेनिक का है और एक बहुत ही इसको एवरेज क्वेश्चन बोलेंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन क्लास में होमवर्क में डिस्कस होता है, करते हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बोला है कि AlCl3 है। दिस इज एग्जांपल ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग को देखना है, तो इसका डिटेल मैकेनिज्म लिख देते हैं।
जैसे ए है और यहाँ पे AlCl3 ऐड किया गया है। AlCl3 ऐड करेगा तो ये जो लोन पेयर है AlCl3 लुईस एसिड है, लोन पेयर यहाँ अटैक कर देगा। लोन पेयर जैसे ही अटैक किया, यहाँ पे आ गया AlCl3 माइनस डबल बॉन्ड। अब क्या करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया O AlCl3 माइनस, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ गया CO प्लस। ए है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड, इसका मीनिंग है ए इलेक्ट्रोफाइल, सी डबल बॉन्डो पे प्लस। अब मान लो, मान लीजिए कि इसको इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग ई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो हमारा गिवन कंपाउंड जो है पी, हमारा गिवन कंपाउंड है उसमें यहाँ पे 3CH3 था और यहाँ पे ऐसे 2CH3 था, ये था पी। पी में इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल तो दे दिए हैं, तो यहाँ ग्रुप है, यहाँ ग्रुप है और यहाँ ग्रुप है। इस ग्रुप का ये कार्बन पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये 3 साइट है डोनेशन का। ए वाला प्लस H प्लस आई दोनों शो करेगा, ये सिर्फ प्लस आई शो करेगा और ये भी सिर्फ प्लस आई शो करेगा, जबकि ये प्लस H प्लस आई दोनों शो कर रहा है। प्लस H मतलब हाइपर कंजुगेशन। इसके कारण इसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा। इसके अकॉर्डिंग कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। पैरा तो ऑलरेडी ब्लॉक है, तो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पे अटैक करेगा। यानी कि ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक कर देगा। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो कैसा पिक्चर बनेगा वो हम लोग देख लेते हैं। इस इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे अटैक करवा लेते हैं। इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवा दिए। इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही अटैक करेगा, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O, फिर 2 कार्बन, फिर एसिड डबल बॉन्ड, फिर OlCl3 माइनस, ऐसे आ गया। और यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप हो गया। ये प्लस चार्ज यहाँ पे अटैक किया ना, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो यहाँ प्लस आ गया। अब क्या होगा इसके बाद, इसके बाद अब हम लोग को ये वाला H हटाना होता है, डिप्रोटोनेशन। डिप्रोटोनेशन कौन करेगा, AlCl3 वापस चला जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, वो माइनस चार्ज यहाँ से H प्लस को वापस हटा देगा। यहाँ से H प्लस जैसे हटाएगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, बीच में डबल बॉन्ड वापस बन गया। यहाँ पे कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इधर आ गया CH3 और इधर आ गया S, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, 2 कार्बन, फिर C डबल बॉन्ड O और O यहाँ से H ले लिया है। ये इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि हम लोग क्या ऐड कर दे रहे हैं इसके बाद क्वेश्चन में, ये हम लोग का Q बन गया। Q बन गया, Q के बाद ZnHgHcl ऐड कर रहा है, ये तो Q बन गया। Q के बाद क्लेमेंसन रिडक्शन करवा रहा है, ZnHg कंसंट्रेट HCl। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करता है, कीटोन को रिड्यूस कर देता है, तो इसको रिड्यूस कर देगा, C डबल बॉन्ड को CH2 बना देगा। So now we can write like this, यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O तो रिड्यूस हो गया, CH2 बन गया ये। CH2 बन गया, यहाँ C डबल बॉन्ड OH रह गया,
और यहाँ पे ऐसे था, 5 मेंबर रिंग था। ये हो गया क्लेमेंसन रिडक्शन के बाद। क्लेमेंसन रिडक्शन एसिड को डिस्टर्ब नहीं करता। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है क्या ऐड किया है, H3PO4 ऐड कर दिया है। H3PO4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, H3PO4 ऐड कर देंगे तो H3PO4 यहाँ से OH को हटा के फिर से कार्बोकैटायन डेवलप कर देगा, यहाँ पे फिर से कार्बोकैटायन डेवलप कर देगा, यहाँ पे प्लस चार्ज। अब ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जाके अटैक कर देगा, क्योंकि ये पोजीशन पे तो हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ है, तो ये जो प्लस H3PO4 यहाँ का OH हटा के यहाँ प्लस दे देगा, ये प्लस यहाँ पे अटैक कर देगा। कितना नंबर बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, डायरेक्ट लिख रहे हैं। सिक्स मेंबर रिंग इज फॉर्म। यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड, ये आ गया ट्यूब के बाद R के बाद क्या बोल रहा है कि इस पे हम लोग CH3MgBr ऐड कर दें, ग्रेनाड दिए CH3MgBr, यहाँ CH3 अटैक करेगा, फिर यहाँ से ऐसे अटैक कर देगा, ओपन कर देगा। CH3 यहाँ आ गया, O के साथ MgBr आ गया, यहाँ CH3 एंड OMgBr। उसके बाद CH3MgBr के बाद क्या ऐड कर रहा है, CH3MgBr के बाद ऐड कर दे रहा है H3O प्लस, H3O प्लस ऐड कर रहा है, फिर H2SO पर हीट कर दे रहा है। तो ये दो स्टेप साथ में लिख रहे हैं। OMgBr जो बनेगा H3O प्लस देने पे OH बन जाएगा। ये तो 6 मेंबर रिंग है, और यहाँ पे आ गया OH एंड CH3। अब इसको H प्लस हीट देंगे, एलिमिनेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज 9 का फाइनल आंसर क्या क्या हो जाएगा, B and D are correct answer for 9. तो B and D are correct answer for 9, ये हो जाएगा। Next we can see question number 10। 10 इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया, और बहुत ही इजी क्वेश्चन बोलेंगे इसको। FeCl4 माइनस का स्ट्रक्चर पूछा है। FeCl4 माइनस Fe का ऑक्सीजन नंबर x प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +3। Fe +3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d6, तो ये हो जाएगा 3d5। Fe 3d5 है, तो 3d5 है, तो इसका हम लोग ऐसे बना लेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। तो बिकॉज Cl इज बिग फील्ड लिगेंड, इलेक्ट्रॉन का ऐसे फिलिंग करवाएंगे। ये तो 3d था, 3d के ऊपर 4s खाली है और 4p खाली है, तो हाइब्रिडाइजेशन उसका sp3 हो जाएगा, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड बोला है COEN NH3 whole twice Cl2 plus has 2 geometrical isomers. This is wrong. Why this is wrong? You can check CO. This is suppose that En. This is NH3. This is NH3. This is 1 Cl. This is NCl. You can also take like this N. We can now place both NH3 on opposite side and Cl on same side. This second geometrical isomer, and there is one more geometrical isomer possible for this compound, CON. We can place both NH3 on cis position and both Cl on cis position.
It has 3 geometrical isomers, not 2. B is incorrect. FeCl4 has higher spin magnetic moment. Number of electron in FeCl4 minus is 5. What is number of electron in this CO? EnNH3 or Cl2 plus. If you find oxidation number of CO, we can find oxidation number. Charge on En is 0, charge on NH3 is 0, charge on Cl is -1, that is equal to +1. So x is equal to +1. X is equal to +1, so sorry, x is equal to +3. So cobalt 3 plus. Cobalt 3 plus, what is the only configuration? Argon 4s2 3d7. So we can remove 3 electrons. This is 3d6. And here En is a strong ligand, NH3 also a strong ligand. The filling of electron takes place according to a strong field ligand, and we have to fill 6 electrons, first, second, third, fourth, fifth, sixth. So these 2 orbitals are vacant. Coordination number is 6. So hybridization will be D2, then we will take S, then 3P. Hybridization will be D2sp3. अंदर वाला D यूज होगा, से D2sp3 hybridization हो जाएगा. और इसका स्पिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, तो स्पिन तो FeCl4 का ज्यादा हो गया. This is correct. This is also correct. Sorry, this is fourth is wrong because hybridization is D2sp3. अंदर वाला D यूज हो रहा है, बाहर वाला D यूज होता तो sp3 D2 होता. तो A and C are correct. This is question number 10. That is from inorganic. 11 is also from inorganic. With respect to hypochlorite, what is hypochlorite? ClO minus, chlorate ClO3 minus, perchlorate ClO4 minus. First question is hypochlorite is strongest conjugate base. We know that acidic strength order is SClO4 is most acidic than SClO3 than SClO. If we form conjugate base of ClO4 minus, ClO3 minus and ClO4 minus. जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो सबसे कम बेसिक होगा, यानी कि ClO माइनस सबसे ज्यादा बेसिक है. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. Molecular shape of chlorate ion is influenced by lone pair of Cl. You can see shape of ClO minus. Hypochlorite is this. ClO3 minus is like this. There is one lone pair. And ClO4 minus this. ClO4 minus. On central atom only Cl has lone pair which can disturb the shape. That's why this option is also correct. Third option is hypochlorite and chlorate disproportionate to give identical set of ion. ClO minus disproportionate to give Cl minus plus ClO3 minus. On the other hand, ClO3 minus disproportionate to give Cl minus plus ClO4 minus. Both give different set of ions. Third option is wrong. Hypochlorite unoxidized sulfite ion. ClO minus is very good oxidizing agent. It will oxide SO3 2 minus to SO4 2 minus. Oxide reduced. ClO minus will get reduced to Cl minus. So only C is incorrect. A, B, D are correct. This is basic question from inorganic chemistry. That is from first 2 part from chemical bonding, and last 2 part are from chemical reactions, redox reactions. This is question number 11. Now we can see question number 12. Question number 12 is the cubic. This question is from solid state, and a structure is shown. M is represented by black sphere, and X is a sphere represented like this. At first we can see what is number of M. There are 2M, and these 2M, ये दोनों M कहाँ लाई कर रहा है? फेस सेंटर पे लाई कर रहा है. फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है. X
कहाँ लाई कर रहा है? एज सेंटर 4 ऐसा है, एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया mx। mx इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट पार्ट इज cation and anion have different coordination geometry. Third part, cation and anion have different coordination geometry. Coordination geometry means question is asking about coordination geometry. M and X has different coordination geometry. Cation is M plus and anion is X minus. M plus is occupying which position? M plus is occupying face center position, and X minus is occupying edge center position. So since empirical from number of ions are equal, per unit structure number of ions are equal, then coordination number ratio will be also equal. If number of ions ratio are equal, then coordination number ratio are also equal. It means they have same coordination geometry. Coordination number ratio is x by x. D will be wrong. A is correct, D will be wrong. C is mx bond length 0.866. You can see mx bond length. Mx bond length means distance between cation and anion. Distance between cation and anion is mx bond length, and cubic unit cell age length. You have to find ratio of this. That first tell what is this distance? What is this distance? This distance is A. This distance is also A. Just you can visualize this. Just this, see this rectangle. Just see this rectangle. What is length of diagonal of this rectangle? This length is A by 2. This length is also A by 2. So this length is we can draw this sphere. This sphere, ये वाला स्फीयर हम लोग यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो रेड लाइन ऐसे दिखाए हैं इससे ऐसे आ रहे हैं, और फिर ये जैसे ऊपर जा रहे हैं उसको हम लोग डिफरेंट कलर से दिखा दे रहे हैं. लेट अस सपोज यू कैन शो इट बाय ग्रीन कलर लाइक दिस, एंड दिस इज ब्लैक स्फीयर. यहाँ पे एक ब्लैक स्फीयर है, ऐसे ब्लैक स्फीयर है. हम लोग को ए वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले ए वाला लेंथ हम पूछे कितना होगा. ए था a बाई 2, ए भी था a बाई 2. ए तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, रूट अंडर a बाई 2 का स्क्वायर प्लस a बाई 2 का स्क्वायर. ये लेंथ कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर बाई 4, मतलब a बाई रूट 2. और ये वाला लेंथ तो मालूम ही है a बाई 2 है. यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया, इसको x मान लेते हैं, रूट अंडर a बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस a बाई 2 स्क्वायर. ये लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे.
तो हम लोग को मिल जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 4, ये लेंथ आ गया 3a square by 4. What is correlation with x and a? That is root 3 by 2a. तो x and a का correlation मिल गया। तो क्वेश्चन में पूछा था x by a का रेशियो। x क्या है? इसका बॉन्ड लेंथ, कैटायन और अनायन के बीच का सेंटर का बीच का डिस्टेंस, a है एज लेंथ, ये आ गया रूट 3 by 2। रूट 3 का वैल्यू 1.732 डिवाइड बाई 2 that is 0.866. C is also correct. What about D? Ratio of ionic radius of cation M to anion M. Now we have to solve ratio of cations by anions. So what is X? X is nothing but X क्या है? एक कटायन से अनायन का डिस्टेंस, एक कटायन से अनायन का डिस्टेंस A R X है और A R M है। तो इसको हम लिख सकते हैं X को RC प्लस RA, और A को क्या लिख सकते हैं? A जो है वो क्या है? A है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दैट इज 2RA, दैट इज 0.866। इसको सॉल्व करेंगे तो RC प्लस RA बाई RA आ जाएगा 2 इंटू 0.866। यहां से हम लोग को RC बाई RA का वैल्यू मिल जाएगा 0.732। फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग, फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज A and C। तो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन था और इसको हम लोग एवरेज लेवल में रख सकते हैं। Next we can see question number 13, integer type, 5 ml of oxalic acid is 5 ml of oxalic acid is H2C2O4 is can control flask and titrated with NaOH from a burette using phenolphthalein as indicator. The volume of NaOH required for a presence of permanent faint pink color is 5 टाइट्रेशन करवाया गया है और टाइट्रेशन में डिफरेंट वैल्यू आया है NaOH का। NaOH के साथ इसको ट्रीट करवा रहे हैं। तो बोल रहा है कि मोलरिटी क्या होगा NaOH का। इसका दिया हुआ है 5 ml 0.1 मोलर। इसका हम लोग को वॉल्यूम प्रेडिक्ट करना होगा। तो 9 बहुत बार आ रहा है, यानी कि जो टाइट्रेशन कंप्लीट हो रहा है 9 ml पे हो रहा है। तो NaOH का मोलरिटी M ले लिए, वॉल्यूम इसका 9 ml ले लिए। दोनों का मिली इक्विवेलेंट इक्वल कर देंगे। मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। दोनों का इक्वल कर देंगे तो इसका n फैक्टर H2O4 का 2 होता है इंटू 0.1 इंटू 5, इसका 1 होता है m इंटू 9। यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा 0.1 बाई 9, 0.11। ये आसान क्वेश्चन था। दोनों का मिली इक्विवेलेंट कर देंगे इक्वल, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा मोलरिटी NaOH का। क्वेश्चन नंबर 14, ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है केमिकल इक्विलिब्रियम से, और इसमें A इज गिविंग B दिया हुआ है और टाइम T डैश पे शुरू में इसका टेम्परेचर 1000 है, फिर बोल रहा है कि टेम्परेचर 2000 कर दे रहे हैं। और क्वेश्चन में बहुत सब चीज आराम से मेंशन कर दिया है कि A का पार्शियल प्रेशर 1 बार पे ही मेंटेन है।
ए का प्रेशर मतलब चेंज नहीं कर रहे हैं। T1 टेम्परेचर पे 1 बार है और T2 टेम्परेचर पे भी 1 बार है, ये चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन बी का पार्शियल प्रेशर T1 पे था 10, ग्राफ से देख के लिख सकते हैं, और T2 पे हो गया 115 हुआ, लेकिन वापस जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ तो 100 हो गया। तो T1 टेम्परेचर पे डेल्टा G1 नॉट कैलकुलेट करना है। डेल्टा G1 नॉट का फॉर्मूला होता है -RT1 ln K1। डेल्टा G2 नॉट का फॉर्मूला होता है -RT ln K2। दोनों का रेशियो ले लेना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। T1 बाई T2 ln K1 ln 10 बाई ln 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 0.25। इसका जो Kp1 होगा क्या होगा, 10/1 होगा। इसका Kp2 क्या होगा, 100/1। यहाँ Kp1 Kp2 का वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ से रेशियो मिल गया डेल्टा G1 बाई डेल्टा G2। So this is question number 14. Next we can solve question number 15. Question number 15, consider a 70% efficient hydrogen oxygen field working under standard condition at 1 bar. Cell reaction is given. Work derived from the above cell reaction on the consumption of itna mole of H2 gas is used to compress 1 mole of monatomic ideal gas in thermally isolated container. What is the change in temperatures of ideal gas? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स को मिक्स कर दिया है क्वेश्चन में, लेकिन दोनों से बहुत ही आसान पार्ट पूछा गया है। सबसे पहले हमारा टारगेट इक्वेशन है और इसके लिए 2 इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन का हम लोग को डेल्टा G नॉट कैलकुलेट करना होगा। तो suppose that this is our third equation, this is target equation, this is first equation, this is second equation. What is delta G of first equation? -4 into F into 1.23. What is delta G2 of this reaction? 0, because this value is 0. Now we have to form equation number 3 on the basis of 1 and 2. Equation 3 is our target equation. Equation 3 कैसे बनेगा यदि हम लोग 1, 2 के हेल्प से बनाना चाहते हैं। इक्वेशन 3 बनाने के लिए हम लोग को हाफ इंटू 1 -2 करना होगा। हाफ इंटू 1 -2 करेंगे तो हम लोग को इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगा। तो डेल्टा G3 नॉट बराबर आ गया हाफ इंटू डेल्टा G1 नॉट। डेल्टा G1 नॉट का वैल्यू दिया हुआ है -4 F इंटू 1.23। यहाँ से हम लोग को डेल्टा G3 मिल गया, तो थर्ड इक्वेशन का डेल्टा G मिल गया -2F इंटू 1.23। F का वैल्यू पुट कर देंगे 96500 इंटू 1.23, ये हो गया जूल। लेकिन इसका 70% इफिशियंसी है। तो डेल्टा G जो होता है वो क्या होता है, माइनस डेल्टा W होता है। यहाँ से हम लोग को डेल्टा W मिल गया 2 इंटू 96500 इंटू 1.23, लेकिन 70% ही कन्वर्जन करना है, तो इसका 70% हम लोग यूज करना है। और क्वेश्चन में एक चीज और बोला है कि इतना मोल H2 का ही यूज हो रहा है, ये तो पर मोल था, तो इतना मोल का यूज होगा तो क्या होगा इंटू 10⁻³ इतना टोटल वर्क डन हम लोग को मतलब एनर्जी मिल रहा है इस वाले रिएक्शन से। अब इसको किसके बराबर कर देंगे, इसको बराबर कर देंगे 1 मोल मोनोटोमिक आइडियल गैस को कंप्रेस करना है। थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर है। थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब एडियाबैटिक डेल्टा Q0। डेल्टा Q0 फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा U माइनस डेल्टा W। यहाँ से डेल्टा U बराबर आ गया डेल्टा W, मतलब डेल्टा W बराबर डेल्टा U।
तो इस एनर्जी को यदि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन सीवीएम डेल्टा टी। एन का वैल्यू 1 है, सीवीएम क्या होता है, आर बाई गामा माइनस 1, सीवीएम मोनोटोमिक आइडियल गैस का 3r/2 इनटू डेल्टा, यहाँ से डेल्टा टी का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ जाएगा 13.32। Next we can see question number 16। तो इसको एवरेज क्वेश्चन बोलेंगे, थोड़ा सा एफर्ट देने पे सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन इसको बहुत ही इजी कैटेगरी में रखेंगे। एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ और बना ले रहा है Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2। रिएक्शन को आराम से बैलेंस कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, रिएक्शन बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम का मास दिया हुआ 5.4, तो एल्यूमिनियम का मोल हो जाएगा 5.4 डिवाइड बाई 27, मतलब इसका 0.2 मोल है। H2SO4 का मोलिटी और वॉल्यूम दोनों दिया हुआ है, 0.5 इंटू 50 मिली मोल हो गया डिवाइड बाई 1000 इसका मोल हो गया, दिया गया 0.25। तो हम लोग बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं H2SO4 का हाई H2SO4 0.25 गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, 0.8 समथिंग आएगा। phi Al, phi is defined as given mole by stoichiometric coefficient, that is 0.2 by 2, that is 0.1। This is 25 by 3, 0.08, 25 by 3, 0.08। तो दिस इज लेस, जो लेस होगा वही लिमिटिंग एजेंट होगा, यानी कि ये लिमिटिंग एजेंट है। ये लिमिटिंग एजेंट है तो पूरा खत्म हो जाएगा रिएक्शन होने पे, ये पूरा कंज्यूम होने वाला है। तो 3 मोल्स का 3 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो 0.25 से H2 का कितना प्रोड्यूस होगा, 0.25। तो मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस मिल गया, मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस इज 0.25। नाउ वी कैन फाइंड, we have to calculate volume of hydrogen is PV is equal to nRT। so what is volume of hydrogen, nRT by P। just put all this value, इनका वैल्यू 0.25 हो गया, तो सबका वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग को इसका आंसर आ जाएगा 6.15 लीटर। वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम स्टोइचियोमेट्री, बस लिमिटिंग एजेंट पहचानना था और उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का मोल कैलकुलेट करके वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। This is question number 16, that is from physical chemistry. Next we can see question number 17, that is also from physical chemistry, और इसको भी इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हैं। 23892 यूरेनियम इज कन्वर्टिंग इनटू 206 Pb82, और क्वेश्चन में साथ में बोल दिया है कि अल्फा बीटा पार्टिकल दोनों रिलीज हो रहा है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम 4s2, बीटा पार्टिकल क्या होता है, -1 0। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेंगे कितना अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है। अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 238, मान लो कि अल्फा पार्टिकल x रिलीज हो रहा है, बीटा पार्टिकल y रिलीज हो रहा है। ऊपर वाले मास नंबर को बैलेंस कर दो, 238 बराबर 206 प्लस 4x, यहाँ से x आराम से मिल गया 8। नीचे वाले एटॉमिक नंबर को बैलेंस कर दो, तो 92 बराबर 82 प्लस 2x माइनस y, यहाँ से 2x माइनस y बराबर आ गया 10,
तो यहाँ से हम लोग को y का वैल्यू मिल जाएगा 6, x 8 हो गया और y 6 हो गया। The complete balanced reaction is 238 uranium 92, that is giving 206 Pb 82 plus 8 helium 8 helium 2 plus, that is 6 minus. This is about given reaction. Now at t equal to 0, mole of mass of uranium is given. What is A? We can write A is equal to given mass by atomic mass. This is A. We can find its number. You can write like this. What is initial mole of uranium-238? That is equal to A 68 into 10 to the minus 6 divided by 238. What is number? Initial number. A into Avogadro number. Initial number is n naught. Now it gives n naught minus x. This is x. This is 8x. This is 6x. Let us suppose this is n. Any radioactive substance follow first order kinetics. उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? n बराबर n naught 2 to power n, where n is number of half life. इस फॉर्मूला के कारण इस क्वेश्चन को हम लोग इजी कैटेगरी में रखेंगे और नंबर ऑफ हाफ लाइफ दिया हुआ है 3, क्वेश्चन में दे दिया है। तो यहाँ पे n का वैल्यू पुट कर देंगे n नॉट माइनस एक्स बराबर n नॉट बाई 8। यहाँ से हम लोग को 8 n नॉट माइनस 8x बराबर n नॉट मिल गया। यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू मिल गया 7 n नॉट बाई 8, x का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हम लोग को हीलियम का नंबर मिल जाएगा। तो वहां से z का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हीलियम का नंबर क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स। n नॉट का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा z इसका आ जाएगा 1.2। तो इसको भी इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे। And last question of paper 1 is compound key obtained from P via an intermediate concentrate H2SO4 है। concentrate H2SO4 क्या करेगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O है, O C2H5, 3 pH है और यहाँ भी pH है। क्वेश्चन में एक बोल दिया कि इंटरमीडिएट बन रहा है कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। यहाँ पे है OCH3। कंसंट्रेट H2SO4 क्या करेगा? इसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक कर देगा तो एक ऐसा इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब इंटरमीडिएट बनने का रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस भी बहुत था। जैसे OCH3 बाहर हो जाएगा तो लीनियर हो जाएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम हो जाएगा। अब क्या करेगा? जो बगल वाला फिनाइल रिंग है यहाँ से यहाँ अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफाइल पे, रिंग ज्वाइन हो जाएगा। ये आ गया CO, कितना नंबर रिंग बन जाएगा? 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग इज फॉर्म।
इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। ये बाकी तो ऐसे ही रहेगा, इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। इसका आंसर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पूछ रहा है। पीएच मतलब होता है फिनाइल, एक फिनाइल का अनसेचुरेशन फैक्टर कितना होता है? एक रिंग और 3 डबल बॉन्ड 4 होता है। यहाँ 4 4 8, 4 + 4 8, 8 + 4, 8 + 4 is 12, 12 + 4 16 and 17, और एक और one more ring 18. Again I am repeating 4 4 8 12 16 17 and 18. Correct answer is this is about paper 1. This is discussion of paper 1. You have seen in paper 1 there are total 18 question, and question number 17, 16, 14, 13, 10, 8, 5, 4. These are very easy question. Remaining question are average question, and according to me, no question is exceptional. All question can be solved. The good marks can be expected by an average student. So I can say this is a scoring paper for all students. Wish you all the best for your result. And in next part we will discuss paper 2. Thank you.